हेलो गाइस, वेलकम बैक भाई के स्कूल में। अगर आपने अभी तक नहीं किया भाई के स्कूल को सब्सक्राइब तो जल्दी से नीचे लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलना ताकि आप एक भी क्लास मिस ना करो। तो आज हम फिर से आ गए हैं स्टॉक मार्केट का पार्ट 2 लेके। तो चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ये सब के बारे में जानने के लिए। पर ये सब हम थोड़ा नॉलेज लेने के बाद ही सीखेंगे। हम ये सब देखेंगे सीरीज में आगे। अभी हम कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि शेयर मार्केट होता क्या है, ये सेफ है या नहीं, डीमैट अकाउंट कैसे बन सकता है, फ्री में बनेगा या पैसा लगेगा, फिर हम लोग देखे थे कितना इंटरेस्ट मिल जाता है, ये सब। तो अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो आपको वो यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कीजिए और उसके बाद आइए इस वीडियो को देखने में। चलिए हम सेंसेक्स का पिछला 20 से 30 साल का डेटा देख लेते हैं। अब ये सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है, इनका पॉइंट्स क्या है, इन सब के डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। हम ये सब सीरीज के आगे देखेंगे जब हम और भी डिटेल चीज़ों के बारे में जानेंगे। अभी थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं और थोड़ा डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ग्राफ में दिखेगा कि आप कभी भी छोटा सा टाइम फ्रेम लीजिए, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, तब आपको दिखेगा बहुत अप्स एंड डाउन है। पूरे ग्राफ में ही अप्स एंड डाउन है, पर ये जो छोटे पार्ट में वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क आपको दिखेगा कि कभी भी सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, कभी भी नीचे चला आ रहा है। यानी कि आप सपोज कभी ऊपर के टाइम में इन्वेस्ट करते हो और वो अचानक से नीचे आ जाता है 6 महीने में, तभी आपके लिए लॉस है। इसलिए कभी शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट मत करना। अभी देखिए, आप कोई भी 10 साल 20 साल बड़ा गैप ले लो, तब आपको दिखेगा हमेशा सेंसेक्स ऊपर ही गया है। आप कोई भी पॉइंट को पकड़ लो, 10 साल के बीच में दोनों पॉइंट के बीच गैप होगा और वो अच्छा खासा ही होगा। और एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, मैंने ग्राफ में एक पार्ट को करके रखा सर्कल। वहां पे आप अगर देखेंगे तो सेंसेक्स ऊपर जाते जाते अचानक से नीचे आ गया था। यहाँ पे हुआ क्या था? एक्चुअली यहाँ पे मार्केट में क्राइसिस आ गया था। कैसा क्राइसिस? यूएस मार्केट में भी तब क्राइसिस चल रहा था, ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था लीमन ब्रदर्स नाम का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था, जैसे कि आपका HDFC है, एक्सिस बैंक है, ऐसा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था जिन्होंने रातों रात डिक्लेयर कर दिया था बैंकरप्सी। यानी कि आपने कल इन्वेस्ट किया लीमन ब्रदर्स में, अब रात को शटर बंद हुआ, सुबह को लीमन ब्रदर्स बोलते हैं हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, पूरा का पूरा पैसा सब कुछ डूब गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंसेक्स सीधा 16,000 से 7,000 में आया था। अभी ये पॉइंट्स क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा, पर आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए, 9,000 का डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक मार्केट क्राइसिस आया था। फिर आपको यहाँ दिखेगा 2014 में काफी ज्यादा स्टेबल मार्केट है और मार्केट ऊपर जा रहा था। तो 2014 में क्या हुआ था? मोदी जी आया था। तो क्या मोदी जी ने कुछ बोला था मार्केट को कि भाई पैसे दूंगा ऊपर चला जाए, ऐसे कुछ सेटिंग लगाया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मेन रीजन ये है कि हमारे देश में ज्यादातर टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे पार्टीज मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते थे, पर ये एनडीए ने अकेले गवर्नमेंट फॉर्म किया था। इसलिए जो भी डिसीजन लेना था मार्केट के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में वो खुद से ले पा रहा था। पर अगर यही कोई अलायंस होता बहुत सारे पार्टीज का, कोई बोलता हमें आपका ये डिसीजन पसंद नहीं है, हम सपोर्ट हटा लेंगे, तो ऐसे गवर्नमेंट अपना डिसीजन नहीं ले पाता और ये स्टेबल नहीं रहता, तो मार्केट में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेबल मार्केट के लिए। बढ़ते वीडियो में आगे अब हम थोड़ा बात कर लेंगे LTCG के बारे में। LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से ज्यादा। मतलब अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में और उसको आप 1 साल से पहले विथड्रॉ नहीं करते हो, तब वो कहलाएगा LTCG। यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको जो एक्स्ट्रा पैसे मिले, एक्स्ट्रा इनकम हुआ, एक्स्ट्रा गेन हुआ। अब जैसे आप बैंक में FD करते हो, वहां पे भी आपको पैसे मिलते हैं, आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो जो एक्स्ट्रा पैसा वो आपका गेन है, पर वहां पे आपको टैक्स देना पड़ता है। क्या ये LTCG भी टैक्सेबल है? नहीं, ये LTCG में आपको 0% टैक्स लगता है, ये पूरा टैक्स फ्री है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी एक गेन है, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है इसको। अब जब इंटरेस्ट का बात आ ही गया, तब मैं बोल दूं कि ये शेयर मार्केट से आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं ना, इन्हें इंटरेस्ट नहीं कहा जाता। हम यहाँ पे अपने आसानी के लिए इसको इंटरेस्ट बोल रहे हैं, पर एक्चुअली इसको कहा जाता है डिविडेंड। आपको शेयर मार्केट के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, यानी कि आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, उन्हें डिविडेंड कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट और डिविडेंड का डिफरेंस देख लिया जाए। इंटरेस्ट कहाँ मिलता है आपको? इंटरेस्ट आपको मिलेगा बैंक के FD में या फिर डिवेंचर्स में। तो ये डिवेंचर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम थोड़ा FD पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
जो ये इंटरेस्ट होता है ना आपका, इसका एक लिमिट रहता है, पर उसके बाद आपको इंटरेस्ट में टैक्स देना पड़ता है। पर जो डिविडेंड होता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। क्या ये इंटरेस्ट चेंजेबल है? यानी बैंक आपको बोलता है हम आपको एफडी में 7% का इंटरेस्ट देंगे और फिर 2 महीने बाद आपको बोलता है नहीं भाई हम आपको सिर्फ 5% देंगे। कैसे कर सकता है बैंक? जी नहीं, नहीं कर सकता बैंक के। जो इंटरेस्ट बैंक ने आपको एफडी करते टाइम डिक्लेयर कर दिया है उसे बैंक चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई इंसान, आप सपोज पिछले साल एफडी किए थे और आपको मिल रहा था 7% इंटरेस्ट और फिर बैंक ने डिक्लेयर किया अपना इंटरेस्ट रेट चेंज किया, उसको 6% किया, इतना डिफरेंस नहीं आता, 1% का डिफरेंस नहीं आता, पॉइंट्स का डिफरेंस आता है। हम यहाँ पे अपने कैलकुलेशन के लिए 1% ही बोल देते हैं। तो बैंक ने सपोज डिक्लेयर किया 6% एफडी, अब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जो इसके बाद से नए अकाउंट्स खोल रहे, नए एफडीज कर रहे, उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। आपको अपना पहला वाला इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा। यानी कि ये इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। पर क्या डिविडेंड फिक्स्ड होता है? जी नहीं, डिविडेंड कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी चाहे तो डिविडेंड को चेंज कर सकता है। आपको पहले 5% दे रहा था, बाद में बोलता है नहीं 3% देंगे, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बैंक ने आपको इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है, क्या वो कभी बोल सकते नहीं भाई हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे? नहीं बोल सकता बैंक ऐसे। उसने इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है तो उसको देना ही पड़ेगा। तो क्या कंपनी कभी डिविडेंड नहीं भी दे सकता? क्या कंपनी बोल सकता नहीं हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे? तब इन्वेस्टर लोग क्या बोलेंगे कि आप पूरा पैसा अकेले खा जाओगे, हमारे लिए कुछ नहीं है? जी, कंपनी जैसे बोल सकते हैं कि हम डिविडेंड नहीं देंगे। क्या आपको पता है ऐसे कंपनी जो डिविडेंड नहीं देता है? बड़े कंपनी है, फेमस कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जी। कंपनी का नाम है गूगल और एप्पल। ये बड़े कंपनी डिविडेंड नहीं देते कभी कभी। अब इसके पीछे का रीज़न जानना चाहोगे? चलो बता ही देता हूँ। देखो, सपोज तुमने गूगल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है? 1 लाख नहीं, चलो तुमने गूगल में $100 इन्वेस्ट किया है। अब गूगल आपको अपना प्रॉफिट कमा के कंपनी को ऊपर लेके जाता है, आपका शेयर प्राइस इंक्रीज होता है और सपोज 105 रुपये हो जाता है, यानी कि आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है। अब जब आप पैसा उठाना चाह रहे हो, अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाह रहे हो, आप गूगल को बोलते हो कि चलो भाई मेरा पैसा दे दो, मैं ये लेके जाऊंगा। गूगल तब आपको एक क्वेश्चन करेगा, मतलब गूगल नहीं, मतलब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो स्टेक होल्डर्स है वो आपसे पूछेगा आप ये पैसा कहाँ लगाना चाहेंगे, आप ये पैसा रिटर्न कहाँ इन्वेस्ट करोगे, आपके पास कैपेसिटी है रिटर्न इन्वेस्ट करने के लिए? अब कोई बोलता है हम रियल एस्टेट में लगा देंगे, कोई बोलता है हम बैंक में एफडी कर देंगे। अब देखो, बैंक में एफडी कर दोगे, आपको यूएस का एफडी रेट पता है कितना होता है? 2 से 3%, बस इतना ही। तो अगर गूगल आपको 5% का रिटर्न दे रहा है और एफडी आपको 3% का रिटर्न दे रहा है, वो आदमी क्या करना चाहेगा? तब जो आदमी बोलेगा कि नहीं मैं बैंक में इन्वेस्ट करूंगा, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बोलेंगे कि आप भाई पैसा हम ही पे वापस लगा दो, आप इसको री इन्वेस्ट करो गूगल में ही। हम अपना R&D बढ़ा रहे हैं, हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, गूगल मिनी ये सब, हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हम बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम आपको और ज़्यादा रिटर्न्स देंगे। और अगले साल गूगल अपने प्रोडक्ट्स बेच के, सेल्स बढ़ा के मार्केट को और ऊपर लेके जाता है, अपने कंपनी को ऊपर लेके जाता है और फिर रिटर्न 10% का दे देता है। आपको 105 मिल रहा था, अब वो आपको 110 देता है। तब आप भी देखते हो हाँ भाई फायदे में है, अब वापस गूगल में ही इन्वेस्ट करते हो। तो ऐसे क्या हुआ? गूगल आपको डिविडेंड नहीं दिया, आपको आपका पैसा जो आपको रिटर्न मिल रहा था आपसे, उसी को फिर से री इन्वेस्ट करा लिया और डिविडेंड बचा लिया अपना। तो ये होते हैं बड़े कंपनीज के फायदे। अब ये बड़े कंपनीज एक्सपेंड भी इजीली कर पाते हैं, इसलिए अपना डिविडेंड बचा पाते हैं। तो इसी के साथ हो जाता है हमारा इंटरेस्ट और डिविडेंड के बीच का फर्क। आप बढ़ते वीडियो में आगे और हम देख लेते हैं डिविडेंड मिलता कहाँ है, डिविडेंड मिलता किस चीज के ऊपर है। क्या मार्केट वैल्यू के ऊपर मिलता है? मतलब कभी कभी सुने होंगे कोई कंपनी डिक्लेयर करता है हम 100% डिविडेंड दे रहे हैं, हम 1000% डिविडेंड दे रहे हैं, तभी कितना होता है? सपोज हम कोई कंपनी पकड़ लेते हैं, ब्रिटानिया पकड़ लेते हैं। ब्रिटानिया का मार्केट वैल्यू नियरली था अराउंड, मैं आपको पिछले साल का डेटा बता रहा हूँ, इससे समझ लेते हैं थोड़ा। ब्रिटानिया का जो पिछले साल का मार्केट का शेयर वैल्यू था वो था 3100 रुपीज़। तो जब ब्रिटानिया डिक्लेयर करता है कि हम 100% डिविडेंड देंगे, क्या ये आपको 100% 3100 के ऊपर देगा? मतलब पर शेयर आपको 6200 रुपीज़ मिलेंगे, इतना ज़्यादा? जी नहीं, ये नहीं है। डिविडेंड आपको मिलता है फेस वैल्यू के ऊपर। ये फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू वो प्राइस है जिस शेयर प्राइस में
कंपनी के प्रोमोटर्स ने शेयर्स खरीदे थे। अब प्रोमोटर्स कौन है? सबसे पहला जब कंपनी सेटअप हुआ था तब जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट किया था या फिर जिसने ये कंपनी स्टार्ट किया था वो होता है प्रोमोटर। अगर इंडिविजुअल आदमी था तब वो अकेले प्रोमोटर बनेगा और पूरा शेयर उसी के पास रहेगा। उसने एक एक शेयर जो वैल्यू रखा था वही होगा फेस वैल्यू। जैसे ब्रिटानिया का जो फेस वैल्यू था वो था 2 रुपए, यानी कि आपको 100% डिविडेंड मतलब 2 रुपए मिलेंगे। तो अगर ये 1000% दे रहा होता तब कितना मिलता? 20 रुपए। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का अगर हम प्रोमोटर बोले तो वो कौन होगा? रिलायंस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था धीरू भाई अंबानी ने, तो ये अकेले कहलाएंगे रिलायंस का प्रोमोटर। और इन्होंने जो प्राइस रखा होगा एक शेयर वैल्यू का वही होगा इसका फेस वैल्यू। अगर सपोज हमारा कोई कंपनी हम लोग सेटअप करते हैं, हम 6-7 लोग मिलके और बोलते हैं चलो सब 1 लाख रुपए करके इन्वेस्ट करो कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तब हम लोग इसके बनेंगे प्रोमोटर, हम सब। और इसका जो फेस वैल्यू है यानी कि प्रोमोटर का जो शेयर वैल्यू है वो हम सब मिलके म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। ये कोई लॉ से फिक्स नहीं होता, कंपनी के प्रॉफिट से फिक्स नहीं होता, ये म्यूचुअली डिसीजन से अपने आप डिसाइड किया जाता है। हम लोग अपने कंपनी का फेस वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। जैसे सपोज हम लोग एक कंपनी स्टार्ट करते हैं किसी चीज के ऊपर और हम अपना फेस वैल्यू रखते हैं 5 रुपए, यानी इनिशियली जब कंपनी स्टार्ट हो रहा है तब जो शेयर खरीदना चाहता है उसको 5 रुपए में शेयर खरीदना होगा। अब सपोज हम सब ने शेयर खरीदा है कंपनी का, सपोज 1 लाख रुपए का शेयर्स खरीद रहे हो और एक एक शेयर का दाम है 5 रुपए, यानी कि आपको कितने शेयर्स खरीदने होंगे? यानी कि आपको 20,000 शेयर्स खरीदने होंगे 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो फेस वैल्यू हो जाएगा 5 रुपए और आपके पास टोटल शेयर्स आएंगे 1 लाख रुपए का। अब आपने जो ये 1 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? आपको रिटर्न में कंपनी जो प्रॉफिट करता है उस हिसाब से आपको रिटर्न शेयर्स मिलेंगे और आपको मिलेगा एक शेयर सर्टिफिकेट। मैं आपको एक कोई एग्जाम्पल शेयर सर्टिफिकेट दिखाने का कोशिश करता हूं। यहाँ पे आपको दिखेगा एक शेयर सर्टिफिकेट में रहता है शेयर होल्डर का नाम और कितने शेयर्स कितने पैसे में खरीदा है, ये सब रहेगा एक शेयर सर्टिफिकेट में। अभी जो शेयर सर्टिफिकेट था उसको सेबी ने रूल बनाया है कि ये जो शेयर सर्टिफिकेट पेपर फॉर्मेट में था इसको अभी डिजिटल फॉर्मेट में सबको रखना है, जिसे बोलते हैं डीमैट। डीमैट यानी डीमेटेरियलाइज्ड। ये जो पेपर है, पेपर एक मटेरियल है, इसके फटने के चांसेस है, गुमने के चांसेस है, भूल जाने के चांसेस है। पर ये जो डीमैट है ये डीमेटेरियलाइज्ड है, डिजिटल है, सब कुछ डिजिटली कंट्रोल्ड है, सिक्योर है और ना ये फटेगा ना घूमेगा ना आप भूलेंगे। आप भूल भी जाओगे तब भी ये रह जाएगा और ये कोई और भी इसको मतलब आप जिसको नॉमिनी रखते हो वो इसको बेच सकता है। इसी शेयर सर्टिफिकेट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल ही 2019 में टीवी में आया था, ये चीज़ लाइव चला था, आप बहुत लोग सुने होंगे। एक लड़का था, वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था और उसका ग्रैंडफादर चल बसा। वो कबर्ड साफ कर रहा था और उसको एक सर्टिफिकेट मिला, एक पेपर मिला, उसको पता नहीं था क्या था, पर वहाँ पे उसके ब्रोकर का फ़ोन नंबर दिया हुआ था और ये चीज़ एक न्यूज़ चैनल में लाइव लोग अपने क्वेरीज बताते थे शेयर मार्केट के ऊपर और उनको रिजॉल्व किया जाता था। इस लड़के ने वहाँ पे फ़ोन किया और पूछा कि मुझे एक पेपर मिला है। उसने उसका डिटेल्स बताया और बोला क्या इसका कुछ मिल सकता है रिटर्न? तो कोई नहीं उसको पूछता है और जो आदमी वहाँ पे फ़ोन में था उसका क्वेरी रिजॉल्व कर रहा था, वो इस लड़के को बोलता है कि ये जो आपके दादाजी का सर्टिफिकेट है इसका वैल्यू पहले नहीं बोलता, पहले बोलता है कि आपके जगह मैं क्यों नहीं हूँ। वो बोलता है आपके दादाजी का पोता मैं क्यों नहीं बना, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट था वो एक MRF का शेयर सर्टिफिकेट था जिसका एक शेयर का वैल्यू था 35,000 रुपीज़ और उस लड़के के दादाजी ने ऐसे 1000 शेयर्स खरीद के रखे थे जिसका अभी वैल्यू था पर शेयर 35,000 रुपीज़। रातों रात लड़का करोड़पति बन गया। और मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वो अभी तक शेयर सर्टिफिकेट लेके चला रहा है, तो जल्दी से उसको डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करा लो। कुछ नहीं करना है, बस ब्रोकर को कॉल लगाना है, उसको बोलना है और वो आपको एक फॉर्म भेजेगा, फॉर्म को फिलअप करना है, बाकी प्रोसेस हो जाएगा और एक डीमैट अकाउंट बन जाएगा। और जो दूसरा चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है कि CNBC नाम का एक न्यूज़ चैनल है, ठीक है। यहाँ पे पूरा चीज़ शेयर मार्केट के ऊपर रहता है। शेयर मार्केट खुलता है सुबह 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक।
इस टाइम में आप ये चैनल मत देखना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सारे चीजें शेयर मार्केट के ऊपर रहेंगे, पॉइंट्स वॉइंट्स इन सब के बारे में। मैं जो टाइम आपको सजेस्ट करूंगा वो है 3:30 के बाद, क्योंकि तब फेमस इन्वेस्टर्स जैसे राकेश झुनझुनवाला ये लोग आते हैं और शेयर के ऊपर डिस्कस करते कि किस कंपनी का शेयर अभी अच्छा चल रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहता है, ये सब आप इन सब से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक और चीज जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा वो ये है, हर साल लिस्टेड कंपनियों को जो सब NSE या फिर BSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्टेड होते हैं, उन सबको सेबी को एक एनुअल रिपोर्ट देना पड़ता है। अब ये एनुअल रिपोर्ट में एक मैंडेटरी फील्ड रहता है जहां पे उनको बताना पड़ता है कि कितने शेयर्स अभी तक उनके शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म में हैं, और ये डाटा सारे शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और देखा गया है कि जितने भी कंपनीज है, बड़े कंपनीज, एनलिस्टेड कंपनीज, सबका एटलीस्ट 1% शेयर अभी तक शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में है, डीमैट के फॉर्म में नहीं है। तो अभी तक शेयर सर्टिफिकेट चल रहा है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा सब कुछ डीमैट फॉर्मेट में करने के लिए। अब ये BSE, NSE, सेंसेक्स, निफ्टी, इन सब के बारे में हम सीरीज में आगे बात करेंगे और देखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉसेस, गेन्स, केस स्टडीज, फिर एक्चुअली कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सब हम सीरीज में आगे जाके डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अपस्टॉक्स में आप डीमैट अकाउंट खोल कर रख लो, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको बस 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बस यही सब, और कुछ डिटेल्स लगेंगे, और काफ़ी सिक्योर तरीके से आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा अभी डीमैट अकाउंट बना के रख लो, और जब तक स्टॉक मार्केट का सही नॉलेज नहीं मिल जाता है तब तक इधर उधर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट मत करो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि सबको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज मिल जाए। और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल में नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल बटन मिल जाएगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आप एक भी क्लास मिस ना करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।